Welcome friends for this great session of Custom Act. Custom Act के बारे में काफी लोगों को मालूम नहीं रहता है। मेरा वॉइस ऑडियोबल नहीं है ऐसा बोलना है, थोड़ा सा जिसको और ऑडियोबल है तो चैट बॉक्स में डालिए कि आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है, whether I am audible or not. Yes, okay, thank you. दोस्तों, एक कस्टम एक्ट जो है ना हमारे सिलेबस में भी नहीं रहता है लॉ के, कभी कभी प्रैक्टिस में भी आगे नहीं आता है, और ऐसे लॉ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन बोले तो थोड़ा हेवी हो सकता है। इसलिए इट इज माय ड्यूटी फर्स्ट टू शो यू व्हाट इज द कस्टम एक्ट। इसलिए मैं कस्टम एक्ट, कस्टम के प्रोसीजर, जो रूल्स हैं ये बताता हूं पहले, और फिर मैं उसके जो 2 केस लॉज है मैंने निकाल के रखे आपके लिए। मेरा कस्टम एक्ट के ऊपर किताब भी है, सुप्रीम कोर्ट केस लॉज का। कस्टम एक्ट के ऊपर मेरा वीडियो भी है, और कस्टम एक्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर कैसे आते हैं उसके ऊपर भी वीडियो है, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अभी मैं आपको कस्टम एक्ट बता रहा हूं। ये टोटल कस्टम एक्ट जो है इसमें टोटल सेक्शंस 161 है और चैप्टर 17 है, 17। ये कस्टम एक्ट 1962 का है, मेरे से 2 साल बड़ा है ये। और एक कस्टम नाम इसका क्यों है, क्योंकि ये कस्टम है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये बॉर्डर टैक्स होता है, एक देश से दूसरे देश माल जब जाता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, उस समय बॉर्डर के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलता है। और कस्टम ड्यूटी कोई अवॉइड करता है, कोई हाइड करता है, या रिस्ट्रिक्टेड गुड्स अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करता है तो सब स्मगलिंग में वगैरह आता है। जैसे ब्राउन शुगर है, कोकीन है, गांजा है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है। हस्तिदंत है, चंदन की लकड़ी है, ये रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में आता है, प्रोहिबिटेड गुड्स में आता है। तो ये गुड्स का कोई अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो ये भी ऑफेंस होता है। और काफी लोग जो है ये ड्यूटी हाइड कर, रेगुलर जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन दे आर हाइडिंग ड्यूटीज नहीं भरते हैं, तो वो भी कस्टम के एक्शन होता है। और कस्टम का जो आपका अपीलेट सिस्टम है वो ये है कि पहले कस्टम का इंस्पेक्टर जो है वो आपको शो कॉज नोटिस देगा, कस्टम डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस आता है, वो शो कॉज नोटिस को आपको जवाब देना है। कमिश्नर के पास आपका इसका हियरिंग होता है। कमिश्नर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपीलेट कमिश्नर होता है, अपीलेट कमिश्नर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर सेस्टैट होता है, सेंट्रल एक्साइज अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह। ये इसमें एक स्पेशल है, कस्टम एक्साइज का ये ट्राइब्यूनल ही है। फॉरेन ट्रेड के मैटर, विदेश के मैटर सब ये चलता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं MBA फॉरेन ट्रेड भी हूँ और 2006 से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वर्कशॉप पूरे भारत में, विदेश में देता हूँ। आज भी मेरे सैटरडे संडे को, फ्राइडे सैटरडे को मेरे वर्कशॉप होते हैं ऑनलाइन। आप importexporteducation.com पे जाके देख सकते हैं। तो ये भी है। और दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले बॉम्बे में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था और सेस्टैट में करता था। सेस्टैट का मैं लाइफ बार मेंबर हूँ, और ये सब एक्साइज कस्टम के ये प्रैक्टिस हमारे रहते थे। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद हमको ये तो प्रैक्टिस है ही, इसके साथ साथ काफी अलग अलग विषयों का प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये जस्ट मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया कि कोई भी लॉ है कॉमन सेंस पे डिपेंड है। कॉमन सेंस जितना यूज करते हैं उतना वो लॉ समझने में आसान जाता है, इजी जाता है। भाई ये कस्टम एक्ट बोले तो कॉर्पोरेट एक्ट है, फिर हमारा लेना देना कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेट्रो सिटी में है, जहाँ पे कस्टम के ऑफिसेस है, कमिश्नरेट है, वहां पे कस्टम का भी खाली स्पेशलाइजेशन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। कमिश्नर के सामने हियरिंग है, सेस्टैट, फिर अपीलेट कमिश्नर के सामने है, फिर सेस्टैट के सामने है, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में आता है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज है तो हाईकोर्ट इंटरटेन करती है, और हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है।
सुप्रीम कोर्ट में ये 2 मार्ग से आता है, ये आर्टिकल 136 से भी आता है और एक स्टैट्यूटरी अपील भी है सेक्शन 130 में, बताता हूं आपको ई में। ये देखिए ये कस्टम एक्ट है, इसके चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, इसमें डेफिनेशन खास करके देख लेना, क्योंकि अपीलेट कोर्ट में कभी भी मैटर घूमते हैं तो डेफिनेशन के ऊपर काफी मैटर घूमते रहता है। चैप्टर 2 में ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स, चैप्टर 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम, पोर्ट्स, एयरपोर्ट एक्सेट्रा वगैरह ये दिया है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है कस्टम डिपार्टमेंट का, वो वहाँ उसके रूल्स रेगुलेशन उसके सेक्शंस यहाँ है, सबके रूल्स अलग हैं वापस। चैप्टर 4 में प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये खास चैप्टर है। चैप्टर 4 और चैप्टर 4A, इसमें सेक्शन 11 है, 11A, 11B, 11C। सेक्शन 11 में बोला है आपको कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर गलती से वो करते हैं तो फिर पनिशमेंट 100 सेक्शन से आगे शुरू होता है। ये 2 सेक्शन खास करके देख लेते हैं तो फिर कस्टम पे काफी मास्टरी आपकी आ सकती है। आफ्टर ऑल मास्टरी जिंदगी भर नहीं आती है लॉ में, बिकॉज लॉ इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन थोड़े बहुत हम अच्छे विद्यार्थी तो बन सकते हैं डेफिनेटली। सो दीज आर दी सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन गुड, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन गुड्स, ये डेफिनेशन से यहाँ पे वापस। पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई गुड्स, कौन से गुड्स को रिस्ट्रिक्शन में लाना, कौन से गुड्स में प्रोहिबिशन में जाना, ये बीच में नोटिफाई वो करते रहता है। ये सब डीजीएफटी के साइट के ऊपर, कस्टम के साइट के ऊपर आपको ये सब मिलता है वेबसाइट के ऊपर। और प्रिवेंशन और डिटेंशन ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 4A एंड 4B, एग्जेम्पशन का पावर भी डिपार्टमेंट को दिया गया है। लेवी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना है कस्टम डिपार्टमेंट का मेन काम है। तो कहाँ वो कस्टम का ड्यूटी लगाते हैं, लेवी ऑफ द कस्टम ड्यूटी, कहाँ वो एग्जेम्पशन देते हैं वगैरह, उसके बारे में, और कब देते हैं उसके बारे में सेक्शन है, और उसके रूल्स भी अलग है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट आज जजमेंट का है, लेकिन काफी लोगों का कस्टम से कोई संबंध नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉ बताना चाहता हूं आपको। चैप्टर 5A में है इंडिकेटिंग अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन दी प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, पर्पस ऑफ रिफंड, उसके ये दिया। एडवांस रूलिंग वगैरह जो है वो दिया है। विद इन प्रोविजन रिलेटेड टू दी कन्वेंस कैरिंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टिंग गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स जो कैरी करते हैं, वेसल्स जो शिप बड़े बड़े जाते हैं, जो कंटेनर जाते हैं, उसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। ये चैप्टर 7 जो है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो CHA रहते हैं, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सेवा देते हैं, उनके लिए ही है क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड। कस्टम का क्लियरेंस कैसा होता है उसके बारे में ये सेक्शंस है। चैप्टर 7A में पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर, ये अभी एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी एक तक नोटिफाई नहीं हुआ है, काफी ऑनलाइन अभी किया है गवर्नमेंट ने। गुड्स इन ट्रांजिट, वेयर हाउसिंग जो है, ये जो केसेस होते हैं ना दोस्तों, ये इसके ऊपर ही होता है कि इन ट्रांजिट गुड्स रूल्स फॉलो नहीं किया है, फिर वो केस हो जाता है। या कस्टम के एरिया में ज्यादा दिन माल पड़ा रहता है तो डैमरेज के ऊपर काफी केसेस सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। या रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आप कैरी करते हैं, वो केसेस आते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है इसके बनते रहते हैं बिकॉज ऑफ नॉन फॉलोइंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ड्रॉबैक, ये बेनिफिट में आता है थोड़ा ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक का भी सेक्शन 10 है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको एक आनंद मिलता है ड्रॉबैक लेते समय। चैप्टर 11 में स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द बैगेज गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट कुरियर। अब किसी को भी विदेश में माल भेजते हैं लेकिन पर्सनल यूज के लिए भेजते हैं तो उसको कोई टेंशन नहीं है, या आप पर्सनल यूज के लिए अगर विदेश से माल मंगाते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
बट कमर्शियल पर्पज से अगर आप वो करते हैं तो आपको लाइसेंस लगता है, आईई कोड है, आरसीएमसी वगैरह वगैरह। उसकी काफी वीडियो मैंने, मोर देन 200 वीडियोस ऑफ लॉ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट आर ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप आराम से देख सकते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इंटरेस्ट है तो जरूर देखना है। आज लीगल फ्रेटर्निटी ज्यादा है तो लीगल फ्रेटर्निटी के लिए बताता हूं, आप लॉ करते करते आप लीगल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के ऊपर सरकार आपको 5% इंसेंटिव भी देती है एसीआईएस में, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम में। बाकी भी काफी अलग अलग सर्विसेज वगैरह एक्सपोर्ट होता है। हमारा प्रोग्राम आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नहीं, मैं आपको कस्टम खाली बता रहा हूँ। ऐसे टोटल 12-13 चैप्टर है। सीजर्स, सर्चेस, सीजर एंड अरेस्ट, के जो मैंने बताया था आपको कि ऊपर का जो सेक्शन 11 था उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो फिर सेक्शन 100 के आगे उसके पनिशमेंट, सीजर, जब्ती आना, माल कॉन्फिस्केशन करना, कभी कभी शिप की शिप जब्त किया लिया जाता है। अभी हम एक केस लॉस देखेंगे ना, उसमें फॉरेन की कंपनी का शिप ही उन्होंने गलत तरीके का माल इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे लाया तो उस शिप की शिप सीज कर लिया गया, और उनके वर्कमैन वगैरह जो थे एम्प्लॉइज, उनके पेमेंट के बारे में इशू हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसा आया, और नीचे के सब कोर्ट ने विरोध में डिसीजन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉय के फेवर में कौन से सिस्टम से रिजल्ट दिया, वो देखने जैसे दोस्त। That is very interesting case, which I will read after presenting this custom acts a little bit, overlook. I'm only overlooking the custom act. मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, खाली मैं आपको सेक्शन से बता रहा हूँ। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। गुड्स कॉन्फिस्केशन कैसे कर, जब्ती कैसे कर जाती है गुड की, कन्वेंस एंड इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी कैसे होती है, उसके सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली लॉयर लोगों ने पढ़ना ही चाहिए, डिफेंस लॉयर को बहुत जरूरी रहता है। सेटलमेंट ऑफ केसेस कैसे होते हैं, सेटलमेंट के रूल्स भी हैं कस्टम्स के। अपील्स, अपील्स के प्रोविजंस हैं, अपील कैसे कमिश्नर से जेल में से अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल से फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, अपील कैसे जाते हैं दिया है। और फिर और सुप्रीम कोर्ट में 2 टाइप से अपील आते हैं, या आप हाई कोर्ट के ऑर्डर से आप एसएलपी भी डाल सकते हैं अंडर आर्टिकल 136, लेकिन कस्टम का कभी भी मैटर आया तो आप मोस्टली स्टैट्यूटरी अपील में डालने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखो, ये स्टैट्यूटरी अपील है अंडर सेक्शन 130E, ये अपील टू सुप्रीम कोर्ट स्टैट्यूटरी अपील है। ओके, इसलिए ये सेक्शन में डालेंगे तो डिसमिस होने का चांस कम होता है इसमें। जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेरे एक अलग वीडियो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलग अलग रास्ते दिए हुए हैं, यानी कि डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस ये दिया है, मिसलेनियस दिया है, और यहाँ पे ही खत्म होना है। ये मैंने जस्ट एक ओवरलुक लिया। अभी हम केसेस देखते हैं इसके 2, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम 1.5 घंटे का है, लेकिन हम पौन घंटा 1 घंटा जो भी मिलेगा अभी मुझे, वो मैं इसके लूंगा। और फिर बाद में एवार की एग्जाम बहुत एक्सेलेंट मार्क्स से जो छुट्टी हैं, अनुजा पीठिया जो 77% मार्क्स उस पर एवार पर, इट इज वेरी हार्ड, इतने मार्क्स मिलना बहुत हार्ड है, एवार की एग्जाम बहुत हार्ड होती है, लेकिन शी गॉट एक्सेलेंट मार्क्स। उसके मार्क्स कैसे, क्या है उसके सीक्रेट, क्या है उसने क्या किया है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, वो भी हम आज देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, अभी हम आपको पहला केस बताते हैं। Yes, I am sharing that. हर बुधवार को जुड़ते रहिए, मैं भारत के हर लॉ का टेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमको बहुत मल्टीपल हमको केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, इसलिए इसका फायदा हम आपको देंगे जरूर। खाली जुड़ते रहिए, और नहीं देख पाएंगे ये प्रोग्राम, नहीं अटेंड कर पाएंगे तो यूट्यूब पे फिर बाद में इसको आप देख सकते हैं। और मैं जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है दानी पालकीवाला वेडनेसडे लॉ क्लब 1, उसके ऊपर 1-2 दिन में मैं आपको ये वीडियो भी डालूंगा, और ये जो जजमेंट 2 बता रहा हूँ वो जजमेंट भी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप आपके संग्रह में रख सकते हैं।
लॉ हमने देखा, अभी लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ने का फायदा एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट तक आने तक का जो जर्नी है वो भी पता चलता है वो केस का, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो दिस इज द जजमेंट डिसाइडेड ऑन 1 September 2020, LR Brothers Indoflora Limited versus Commissioner of Excise Duty, Central Excise। और ये जस्टिस AM खानविलकर साहब एंड जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी ने ये दो जज के कोरम ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। दिनेश माहेश्वरी जी सिटिंग जज है अभी, और AM खानविलकर अभी एक 2-4 दिन पहले ही रिटायर हुआ है। बहुत एक्सलेंट उनका करियर रहा है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा है। उसके ऊपर भी आपको वीडियो SCBA के साइट के ऊपर वगैरह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साइट के ऊपर वो जो फॉरवेल का सेरेमनी का था वो वीडियो मिलेगा आपको। चलो दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसमें क्या एक केस में है। कस्टम्स सेल ऑफ फ्लावर्स, लेवी ऑफ ड्यूटी, appellant engaged in the production of cut flower and flower buds of all kinds suitable for buckets and for ornamental purposes. Appeal made DTA sales in contravention of the provision of EXIM policy। ये थोड़ा बता देता हूं आपको। जब कोई EOU बनता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में जब जाते हैं आप, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट सरकार आपको देती है। स्पेसिफिकली जब EOU बनता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, तब कुछ बेनिफिट सरकार देती है, लेकिन कुछ बंधन भी रहते हैं, ऑब्लिगेशन भी रहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव ही रखना है, और जब तक वो साल का आपका पॉजिटिव टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब आप डोमेस्टिक ट्रेड में माल नहीं बेच सकते। अगर बेचना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके बेचना है। और यहाँ पे जो फ्लावर्स है, वो फ्लावर्स उन्होंने डोमेस्टिक ट्रेड में बेचे हैं, लेकिन उसका कस्टम ड्यूटी नहीं भरा है, ऐसा उनके ऊपर केस चल रहा है। हम देखते हैं अभी केस का क्या हुआ है। मैंने थोड़ा आपको बता दिया, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, थोड़ा सा अगर स्टोरी बता के फिर थोड़ा सा आपको आगे बताएंगे तो आपको यू विल गेट द इंटरेस्ट इन दैट। सो appellant made DTA sales, DTA is domestic trade area, local market, DTA sales in contravention of the provision of EXIM policy, export import policy. Additional commissioner issued show cause notice to appellant to show cause as to why custom duty, interest and penalty should not be imposed for DTA sales made by the appellant in contravention of the EXIM policy. Additional commissioner held that DTA sales were made without permission of the development commissioner and in contravention of the EXIM policy, and therefore custom duty was leviable upon appellant for said sales. Appellant unsuccessfully carried matter in appeal before commissioner, where in order in original came to the confirm। कमिश्नर ने appellant के खिलाफ ही ऑर्डर दे दिया है, उसको वो ड्यूटी भरना ही है, ऐसा ऑर्डर है। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। मैटर वाज फर्दर कैरिड इन अपील बिफोर appellate ट्राइब्यूनल, जहां पे मैं लाइव मेंबर हूं, सेस्टैट में मैटर गया, सेंट्रल एक्साइज appellate ट्राइब्यूनल जिसको बोलता है सेस्टैट। Appellate tribunal confirmed customs duty levied upon the appellant on the sale of cut flowers within a domestic tariff area, hence present appeal। तो appellate tribunal में भी वो वैसा ही डिसीजन दिया जो कमिश्नर ने दिया कि you have sell the goods by contravention of the policy of EXIM policy, so you have to pay the duty। okay, आपने ड्यूटी भरना है उसका, even though you are selling that in domestic trade area, because that is EOU have some restrictions। whether custom duty could be charged on, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मेनली क्वेश्चन क्या है, whether custom duty could be charged on non-excisable goods and amendment in terms of notification was prospective or retrospective in its application। तो ये हमको अभी देखना है। एंड व्हाट
जजेस हैड डिसाइड, जजेस का डिसीजन का समरी हम आपको बताते हैं, फिर डिटेल में खाली स्क्रॉल करके जजमेंट बताएंगे। अभी देखो जज लोगों ने कितना अच्छा डिस्कशन किया है इसमें। The appellant lays emphasis that the DTA cells made by the EOU export oriented unit could only be amenable to excise duty and show cause notice under the provision of the 1962 Act, that is Custom Act, could not have been issued. However, this exposition had no application to fact situation of the present case, in as much as there had been no contravention of condition of exim policy and the issue was only about the nature of tax. In case goods otherwise amenable to excise duty, the demand of the present case pertaining to the non-excisable goods had rightly been made under the 1962 Act upon the imported inputs used in the production of goods sold in DTA in violation of condition in exim policy. Appellant का बोलना क्या है? Appellant का बोलना क्या है कि we have not used imported components which flour we are selling. हम जो फ्लावर DTA में बेच रहे हैं उसको we have not used the imported components. हमने imported component यूज नहीं किया है, इसलिए इसको ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा उनका बोलना है। लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या डिस्कशन चल रहा है, अलग अलग लेवल पे क्या डिस्कशन हुआ है और फिर जज ने क्या डिसीजन दिया है समझ में आ जाएगा। In case of excisable goods, even the present notification tax resort to the section 3 of 1944 Act, whereas the provision of 1962 Act were evoked only when the goods were not excisable. In the present case, since the cut flowers are not excisable goods, the demand for payment of custom duty had rightly been made while show cause notice under the provision of the Act 1962 Act. The appellant was obliged to comply with the condition prescribed by the exim policy to avoid the exemptions under the stated notification, and failure to do so must denude them of the exemption to so granted. Further, since the charging rate prescribed under the exemption notification was under question, any ambiguity in regard to the date of application of the amendment thereto would necessarily had to be construed in favor of the state unless shown otherwise by judicially applicable parameters. जब तक judicially applicable parameters अगर प्रॉपर हम उनको नहीं बताएंगे तो डिपार्टमेंट के फेवर में ही वो डिसीजन जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। The appellant was issued a show cause notice mentioning that it had suppressed the DTA cells of cut flowers to avoid payment of duty. Had the appellant in good faith believed that no duty was payable upon the DTA cells of cut flowers, it would have sought prior approval of the development commissioner, which is failed to do. Even in the letter seeking ex post facto approval, the appellant claimed that they had not used any imported input such as fertilizer, plant growth regulation, etc. in growing flower sold in DTA. जो DTA में फ्लावर बेचे हैं उसके लिए इंपोर्टेड कोई कंपोनेंट यूज नहीं किया है, ऐसा इनका बोलना है, such as fertilizer, imported fertilizers, plant growth regulation, etc. Despite having imported greenhouse equipment, raw materials like live rose plants and consumable like planting materials and fertilizers, therefore in prima facie appears that suppression by the appellant was willful.
जज क्या बोलते हैं कि सप्रेशन ऑफ अपेलेंट वाज विलफुल, विलफुली उसने सप्रेस किया है, ये छुपाया है, ऐसा सिद्ध होता है। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग टू द कॉन्ट्ररी रेस्टेड अपॉन द अपेलेंट, इवन दो दिस इज अगेंस्ट द अपेलेंट। ऐसे केसेस में भी हमको, अगर हम थोड़ा सा आय अच्छा रखते हैं ना दोस्तों, तो एक लीगल पॉइंट हमारे समझ में आ जाता है। अगर ये लीगल पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो इसके फेवर में आ जाता है ये डिसीजन। वो लीगल पॉइंट यहाँ पे देखो उन्होंने बताया है, बराबर क्लियर बताया यहाँ पे। appellant which the appellant failed to discharge by failing to establish that the imported input were not used in the production of the cut flower sold in DTA। प्रॉपरली बताया ही गया नहीं है कि इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कट फ्लावर सोल्ड इन DTA। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ तो अपेलेंट के पास है। अपेलेंट फेल्ड to discharge by failing to establish that the imported input were not used in the production of the cut flower sold in DTA, the authorized below have rightly invoked section 28 of the 1962 Act and allied। तो यहाँ पे ये समरी हो गया और ये डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन गया, लेकिन क्ल्यू मिल गया कि जब ऐसा कुछ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जब हमारे ऊपर रहता है तो हमने वो क्लियर कट बताना चाहिए कि इंपोर्टेड कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड इन दैट। अगर वो बताते तो विलफुल जो उसका सेपरेशन है दैट विल बी वो विलफुल नहीं रहता, तो अनविलफुल है तो वहां पे थोड़ा सा कुछ झुकाव मिल जाता उसको, फिर पेनल्टी थोड़ी सी कम हो जाती, ऐसा है। तो ये खानविलकर साहब ने जो बोला है ये यहाँ पे दिया है, आप आराम से बाद में पढ़ लेना इसको, जो भी पढ़ना चाहते हैं। 100% EOU वगैरह, इसी एग्जिम पॉलिसी जो है ये 2002 के पॉलिसी के ऊपर एक केस था, इसलिए वो टाइप का है। अभी पॉलिसी जो है ये 2015-20 का चल रहा है और 21 to 2016 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अंडर प्रोसेस, अभी चल रहा है उसका काम, वो एप्लीकेबल नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या क्या है वो पॉलिसी से, इसके ऊपर एक मेरा वीडियो है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, आप देख सकते हैं उसमें। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन ट्रेड लॉ में इंटरेस्टेड है तो खाली कस्टम एक्ट ही देखिए। DTA सेल्स वगैरह ये सब उन्होंने दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइव रोज प्लांट्स, कंज्यूमेबल फर्टिलाइजर प्लांटिंग, ये थोड़ा सा उसके डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में वगैरह कैसे बेचा जाता है क्या, वो सब दिखा दिया है। ऐसे थोड़ा सा और डिटेल में कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ केस लॉज भी इसमें रेफर किए गए हैं। कमिश्नर क्या बोला, वकील हमारे अपेलेट के काउंसिल क्या बोले हैं, रिस्पोंडेंट के काउंसिल क्या बोले हैं, सब यहाँ पे दिखता है आपको प्रॉपर शॉर्ट में दिया है। सब चीजें दोनों जज का मिलके ऑथर जो है इसके खानविलकर साहब है, ये भी देखने जैसा है थोड़ा सा। नोटिफिकेशन जो है, जो नोटिफिकेशन चैलेंज देखना है, जो रेफर किए गए वो नोटिफिकेशन का पैरा भी देता है। और यहाँ ये पैराग्राफ जरूर घर पे पढ़ लेना, या ये पैराग्राफ कौन से पेज पे है देखिए, पैरा 14 में है। पैरा 14 में पैराग्राफ है, द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स बाय 100% EOU आर नॉट इम्पोर्ट इन द टर्म्स ऑफ विच वगैरह वगैरह ये दिया है। ये EOU को कैसे 100% EOU जो है उसको कैसे एप्लीकेबल है नहीं है, वो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। नए लॉ जो रहते हैं ना, जो हमारे रूटीन के नहीं है, ये 2-4 बार थोड़ा देखना पड़ता है, तब वो आपको आसान लगेंगे। और जितना कॉमन सेंस यूज करेंगे उतना लॉ पढ़ने में मजा आता है। और मेरा एक सिंपल तरीका है कि अगर मैं कोई केस छोड़ देता हूं तो दूसरा वकील करेगा ना, फिर वो कर सकता है तो मैं वो केस क्यों नहीं कर सकता। इसलिए हम लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो भी प्रैक्टिस किए, हमने कभी कोई केस डिनाई नहीं किया, लिया, मेहनत किया और उसमें योगदान देने की कोशिश की। तो आपने ये देखिए, ये EOU STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
उसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह उसके बारे में भी यहाँ पे ये उल्लेख हुआ है ये जजमेंट में। इसमें कुछ प्रोविजंस भी दिए हैं। ज्यादा बड़ा जजमेंट नहीं है, ये 20 पेज का जजमेंट है। यहाँ पे कुछ केस लॉज दिया है, यहाँ पे दिया है देखो, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज न्यू दिल्ली वर्सेस हरिचंद श्री गोपाल एंड अदर्स। Some case laws are referred here, and in this SESTAT, DTA, EOU, exemption notification, amendment notification, 1962 Act, SEJAT, SB, CBEC Circular 1944 Act, ये सब इसमें उल्लेख हुआ है। ये इस पूरे जजमेंट में डाल दूंगा हमारे ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर। दोस्तों अभी हम जाएंगे सेकंड जजमेंट में। एक मिनट, ये बहुत इंटरेस्टेड है, और ये दिस केस इज इंटरनेशनल केस है, और कॉन्सुलेट थ्रू वो इंप्लीमेंट हुआ है बाद में। कॉन्सुलेट बोले तो एम्बेसी। ये बहुत मेरे गुरु आर्य चाणक्य के जमाने से है, उससे पहले जमाने से हम विदेश व्यापार करते हैं, बहुत सालों से चल रहा है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी जमाने में होता था, लेकिन ज्यादा संभाजी महाराज के जमाने में होता था। फिर बाद में कुछ मुगल का प्रभाव बढ़ गया बीच में, और बाद में वापस मराठे का साम्राज्य प्रस्थापित हुआ, बाजीराव पेशवे वगैरह, उस समय भी हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हुआ। लेकिन ब्रिटिश ने सत्यानाश कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया। उसके बाद फिर एकदम जीरो हो गया हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। आजादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में आवर शेयर ऑफ आवर कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली 2% to 3%, और आर्य चाणक्य के जमाने हम 70% ट्रेड करते थे अकेले इंडिया। बहुत मेरे काफी वीडियो में आपको मिलेगा। वी हैव टू डू रिसर्च। आप कौटिल्य अर्थशास्त्र है, आप कौटिल्य अर्थशास्त्र भी आप गूगल पे डाल दीजिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र, आपको मिल जाएगा उसका PDF कॉपी, वो भी पढ़िए, जीवन बदल जाएगा आपका। नाउ सी दिस केस, ओ कोनावालो वर्सेस Commander Coast Guard region. This case was decided on 23/3/2006. Quorum of judges H.K. Seema and A.R. Lakshmanan. मैंने स्टोरी थोड़ा सा आपको बता दिया था कि फॉरेन का एक शिप है, और वो शिप में गलत माल लिया है, इसलिए वो शिप क्या किया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है। लेकिन जो वर्कर्स है, वो वर्कर्स का मांगना है कि हमको हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। और एक बार शिप हम कॉन्फिक्सेशन कर लेते हैं, शिप का जब्ती कर लेते हैं, तो सब कुछ खलास हो जाता है, ऐसा डिपार्टमेंट भी बोलता है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी वैसा ही बोला है, डबल बेंच ने भी वैसा ही बोला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कौन से एंगल से जस्टिस दिया है, ये हमको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कोई सा प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कितनी वाइज डिसीजन सुप्रीम कोर्ट हमारी लेती है, और फिर लैंडमार्क जजमेंट वो हमारे लिए बन जाती है। ये देखने जैसी चीज है दोस्तों ये केस में। चलो, केस नोट है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू वेजेस, मरीटाइम लीन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 144 ऑफ Merchant Shipping Act 1958. Cargo was treated as smuggled goods, and confiscation of ship ensured owing to confiscation of goods. Held right to seamen to wages was an integral part of the right to livelihood, and was entitled to the protection under the Article 21 of the Constitution of India. Section 144 provides that the right
of the seamen to wages was unfettered and no limitation on the entitlement was under the Act. Therefore, such a right confirmed by the statute could not be infringed, affected, or neglected except by express provision of the contrary. Custom wages maritime lien appellant filed an application to pay wages from the sell goods of cargo. वो जब्ती किया हुआ जो कार्गो है, वो कार्गो बेच के जो पैसा गवर्नमेंट के पास आया है, उसमें से वो जो सीमैन है, वो जो उनके जो एम्प्लॉयज है शिप के, वो शिप के एम्प्लॉय को पेमेंट देना चाहिए, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया लोअर कोर्ट में. हम लोअर कोर्ट के लिए बोलेंगे, वो कमिश्नर के पास इसके पास वो फाइल किया है. टू पे वेजेस एट फर्स्ट चार्ज. Respondent stated that, respondent का बोलना क्या है? Respondent stated that since the vessel was confiscated, there was no question of first charge. Whether crew was entitled to the wages held, crewmen by virtue of them being crewmen have a lien on the vessel and were entitled to claim such wages that were due to them. Rational being wage lien arises from services rendered to the ship members of ship from the date of engagement till deportation. यानी कि जहां से शिप निकला है वहां से लेके डिपोर्टेशन यानी जब्ती करने तक, ये करने तक, डिपोर्टेशन तक आने तक तो उन्होंने सेवा दिया है, तो वो सेवा का ही वो पैसा मांग रहे हैं. Crew were entitled to wage. Section 115 of the Custom Act 1922 would not distill the crew of the lien of recovery of wages, as it was established practice in the law of the sea. Seamen entitled to full wages appeal allowed. यहाँ पे allowed सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है. कौन से एटम पे किया है, क्या है, थोड़ा सा डिटेल में उनके हेड्स में देखते हैं. Honorable judges held the view taken by the division bench. अभी देखिए डिवीजन बेंच ने क्या डिसीजन व्यू लिया वो पहले बताते हैं, और फिर इन्होंने क्या व्यू लिया, कौन से ग्राउंड पे लिया, ये प्रॉपर्ली बताना है. The view taken by the division bench that consequent upon the confiscation of ship, the property in the ship including all interest attached to the ship gets forfeited does not admit of any exception, in our opinion, is not tenable. In our view, the members of the ship in question from day of the engagement till their deportation were lawfully in the employment of the ship. In maritime law, the ship and the vessel is personified and attached with the several liabilities. The Merchant Shipping Act 1955 in the section 138, 139, 140, 141 and 144 constitute a scheme of statutory right towards the wages which can be imposed by the proceedings under the section 145. In terms of the provision of section 144, the right of the seaman to the wages is unfettered and no limitation on the entitlement to and exercise of such entitlement has been enacted in the Act. It therefore follows that such a right conferred by the statute cannot be infringed, affected or neglected except by express provisions to the contrary. The provisions of section 115 of the Custom Act 1962 cannot be treated as such provisions of the contrary. The right of wages of seamen as wages of any employee is an integral part of the right of livelihood and is entitled to the protection under Article 21 of the Constitution of India. The right to dignity, which is recognized as the guaranteed by Article 21 insofar as it is infringed by withholding of the means of the livelihood
by any means and process whatsoever would attract Article 21, the provision of Section 144 of MSA duty duly reflect this position. The power to confiscate and consequent forfeiture of rights or interest are drastic, being penal in nature. Statute conferring such powers must be read with strictly. There can be no exercise of power under such statute by way of extension or implication. No expansive meaning can be given, therefore, to Section 115 of Custom Act merely from the dictionary meaning the word absolute, as has been done by the division bench of the High Court. Since the order passed by the Commissioner of Customs proposed confiscation not on the ground detention or seizure of any contraband which is sought to be brought into the territorial water, but the reopen of the non-compliance with Section 30 of the Custom Act 1962. The scope of Section 1152 cannot be extended and be invoked as if this is the case of transport of contraband goods. Therefore, in the fact situation of the present case, the crewmen definitely, by virtue of them being crewmen, have a lien on the vessel and are entitled to claim such wages that are due to them. The rationale being wages lien arise from the service rendered to the ship. Thus, it can be said that the order of the single judge which order the payment of wages for the crewman from the proceeds from the sale of the cargo is wrong. But again, the order of the divisional bench of High Court saying once the order of confiscation of vessel is passed, the crewmen cannot exercise any lien on the vessel even to get their wages is also wrong. Single judge judgment is wrong. Double bench judgment is wrong. The right to wages of seamen as wages of any employee is integral to Article 21 of the Constitution, which talks about the right to life and liberty of every individual. Also, Section 144 of Merchant Shipping Act states that the right of the seaman to the wages is unfettered and no limitation on the entitlement is under Merchant Shipping Act. Therefore, it can be safely concluded that Section 144 of the Merchant Shipping Act and Article 21 of the Constitution is tantamount. Similar. In this respect, the appellant referred to Bank of Bihar versus State of Bihar case Supra, which laid down that the right of wages out of proceeds of the ship obtained after sale is available, which crewman of the ship is either wages are not paid, which is integral part of right of life and a liberty guaranteed as a fundamental right to every individual under the Constitution. The appellant and other crew members are entitled to a fair and just treatment, and confiscation of the ship shall not be treated as the price cash as enemy ship deserving the condemnation without exception. The case on one hand does not present features of clear and demonstrated complicity of the crew. The Committee of Nations in a reciprocal courtesy which one member of the family of nation owe to the others. In our opinion, the crew members are not responsible for the confiscation and sale of the ship and the cargo.
it is a settled law that action of the state has to be based on the reasonableness and it cannot be deprived, and the basic human rights afforded under the Constitution of India more as under Article 21. All the seamen who were on the board on board the vessel Coba Queen First, also known as a Gloria Copa, are entitled to their full wages and perks. We therefore direct the Commander Coast Guard Region East Fort St. George, Chennai 600009 and the other respondents, including the Custom Department and the concerned department of the Government of India, to pay the wages forthwith to all the crew members who have on the board in the vessel Coba Queen 1, also known as Gloria Copa, at any rate not later than 3 months from the date of the judgment through the consulate of the country concerned. कितना फंटास्टिक जजमेंट है। काफी जगह पे ये जजमेंट हमको काम आ सकता है, इवन दो दिस इज द जजमेंट ऑफ द कस्टम, लेकिन काफी जगह पे जहां पे भी आर्टिकल 21 का इशू आ सकता है, ओके, फंडामेंटल राइट का, तो वो उसमें भी हम ये जजमेंट, वी कैन साइट दैट जजमेंट, वी कैन साइट दिस पर्टिकुलरली पैराज आल्सो। ये तो मैंने खाली समरी आपका बताया है, लेकिन डिटेल जजमेंट नीचे 17 पेज का ये जजमेंट है, ये आप आराम से देख सकते हैं। इसमें अलग अलग है और इसमें स्पेसिफिकली फॉरेन के भी केस लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट केस लॉज आल्सो यू कैन सी हियर, आई विल शो यू दैट। ये तो हमारे देश के ही केस लॉज हैं सब। सो दिस इज द ये केस लॉज जो दिखता है, ये केस लॉज आपका फॉरेन का है। ये अपना सुप्रीम कोर्ट का है, ये देखिए ये फॉरेन का है, कॉप्स एंड कॉप्स वर्सेस क्वीन ऑफ साउथ, LLR 182 1968 का, जेम्स शेफर्ड एंड लेमुएल टेलर, ये भी एक फॉरेन का जजमेंट सेट किया हुआ है। ये फायदा होता है, हम लॉ प्रैक्टिस के लिए खाली जजमेंट में जज ने क्या दिया, क्या कंसिडर किया, उतना दे के हम केस निपटा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जजमेंट अगर खाली स्क्रॉल भी करते हैं ना दोस्तों, तो कुछ नई चीजें दिखती हैं, कोई नए केस लॉज दिखते हैं, वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। किसी आर्टिकल लिखते समय, इंटरनेशनल लेवल पे लॉ जर्नल पे कुछ लिखते समय वो काम आ सकते हैं, किधर एग्जाम में काम आ सकते हैं। सो दिस ऑब्जर्वेशंस में भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिया है। यहाँ पे ये खत्म हुआ है दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे कस्टम एक्ट का जो हमारा कस्टम एक्ट के केसेस हैं, कस्टम एक्ट आपको बताया, कस्टम के जो रूल्स रहते हैं वो रूल्स खाली मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एक मेजर रूल जो रूल्स हैं, जो रूल्स के ऊपर कस्टम है, स्पेसिफिकली दोज हु वांट टू डू द करियर इन कस्टम्स, कस्टम एक्ट में आपको कमिश्नर, अपीलेट कमिश्नर, ट्रिब्यूनल तक करियर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा इसमें। लेकिन कस्टम एक्ट के साथ साथ आपको कस्टम रूल्स भी देखना होगा। तो रूल्स कौन से हैं? कस्टम अपील रूल्स 1982, then custom attachment of property of defaulters rules 1995, then custom compounding of offenses rule 2005, customs furnishing of importation rules 2017, customs import of goods and consistent rate of duty for manufacture of excisable goods rules 2016, and then customs import of goods at consistent rate of duties rules 2017, customs publication of name rules, customs settlement of cases rule, custom drawback rules। ऐसे इतने रूल्स हैं, ये रूल्स का प्रॉपरली स्टडी करके और कस्टम एक्ट का स्टडी करके
केस लॉज का प्रॉपर स्टडी करके, मेरा सेपरेट 21 केस का एक बुक नहीं है, अमेजोन पे मिलेगा आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेशनल इंटरनेशनल स्टोर पे है। खाली जयप्रकाश सोमानी बुक डालेंगे तो सभी बुक्स आएंगे, उसमें का खाली कस्टम ढूंढ लेना एंड यू कैन बाय। 300 के नीचे ही उसका प्राइस है, लेकिन उसमें काफी अच्छे अच्छे आपको जजमेंट पढ़ने के लिए मिलेंगे इफ इट इज रिलेटेड टू यू। सो और जैसे हमने देखा कि हमने आईबीसी के कुछ केस लॉज देखे, कुछ केस लॉज हमने अलग अलग देखे, अभी हमने आज कस्टम का देखा। अभी हम आपको अगले इसको अगले वेडनेसडे को मैं आपको लेके आऊंगा पॉस्को। पॉस्को जो है, पॉस्को एक्ट थोड़ा सा बताऊंगा, और पॉस्को एक्ट के ऊपर जो केसेस हैं वो एक दो केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अगले वीक में किसी खास मेहमान को आपको मिलाएंगे। और वो क्या कौन रहेगा अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं आपको इस पे और ऑफिशियल ग्रुप पे भी डालूंगा, और जो अलग अलग एडवोकेट के ग्रुप मेरे पास है उतने में मैं इन्विटेशन डाल देता हूँ। खाली वीडियो लिंक खाली मैं ऑफिशियल ग्रुप पे ही भेजता हूँ, तो ऑफिशियल ग्रुप को आप सब्सक्राइब करो। ऐसे ऑफिशियल ग्रुप अभी क्लब 1 नानी पालिका वेडनेसडे लॉ क्लब 1 है, ये 250 का हो जाएगा ना, तो क्लब 2, क्लब 3, क्लब 4 और क्लब 5 ऐसे बनाएंगे हम ऑफिशियल ग्रुप 5। बस 5 बनाने के बाद फिर हमारा ये नानी पालिका वाला वेडनेसडे क्लब का कोई भी इन्विटेशन कुछ भी हमारे ऑफिशियल ग्रुप के अलावा किधर भी किसी भी ग्रुप में नहीं जाएगा। फिर वो हमारा है, फिर वो जो जो आप लोग किसी को फॉरवर्ड करेंगे तो मिल जाएगा। इसको हमको स्ट्रीमलाइन करना है थोड़ा सा, ताकि हमको उसमें ज्यादा फोकस उसके प्रचार में न करते हुए क्वालिटी के ऊपर और फोकस करें। चलो दोस्तों, मैं अभी देखता हूं कि अनुजा मैडम आई है। यस, अनुजा मैडम इज देयर, तो अनुजा मैडम को मैं इनवाइट करता हूं। एक मिनट अनुजा मैडम, मैं आपका आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, और आप नाउ अनुजा मैडम यू कैन म्यूट योरसेल्फ, unmute yourself, you can unmute yourself. Yes, hello, yes, yes, Anji, good evening. Yeah, good evening Anuja. Can you start your video? Yeah, can you see me now? Very nice. Let me introduce Advocate Anuja Petia. She has already former civil servant. She has cleared UPSC examination in 2015, and then she joined as the assistant director in the central government, and then she quit, and now she is a practicing lawyer in Supreme Court of India, and she is looking after multi-dimensional areas like criminal, civil, arbitrational matters like that. So if you visit her LinkedIn profile, you will get the many more things about अनुजा। आज हमारा जो विषय है दोस्तों वो है कि अनुजा मैडम ने 77% मार्क्स एओआर के एग्जामिनेशन में लिए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा एओआर का एग्जामिनेशन के बारे में इतना बताऊंगा कि एओआर एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज पर एडवोकेट एक्ट 1961। वी कैन प्रैक्टिस एज अ लॉयर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा लॉ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइलिंग करने का काम है, केस एडमिट करने का काम है, ये एओआर के थ्रू ही किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल्स अलग है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को उसके रूल्स बनाने का स्पेशल पावर दिया हुआ है। अंडर दैट पावर दे हैव प्रिपेयर्ड दैट रूल्स, एंड उन्होंने एओआर के लिए एग्जाम रखा है। और एओआर एग्जाम देने के पहले आपको 4 साल का स्टैंडिंग प्रैक्टिस लगता है। 1 year you have to get the practice to any established एओआर, और बाद में फिर आप वो एग्जाम को बैठ सकते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक रहता है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस, दूसरा रहता है ड्राफ्टिंग पेपर, तीसरा रहता है प्रोफेशनल एथिक्स, और चौथा रहता है लीडिंग केसेस, जिसमें अभी 64 लीडिंग केसेस है अभी, जिसके ऊपर हमारा किताब भी इसके ऊपर आपको दिखेगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इसमें बहुत हार्ड होता है ये एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें चेकर जो है, चेकिंग करने वाले सब सीनियर लॉयर रहता है, सीनियर लॉयर चेक करते हैं।
और रिटायर्ड जजेस हाईकोर्ट के हमारे पास काफी सीनियर लॉयर बोल के काम करते हैं, वो करते हैं, कोई डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर करते हैं। और बहुत वो इफ you are supposed to give some value addition in Supreme Court, that time you can clear that examination. और ये एग्रीगेट इसको 60% मार्क्स लगते हैं, मिनिमम पासिंग एक सब्जेक्ट को 50 के आगे रहता है, एग्रीगेट 60% के आगे चाहिए। और काफी लोगों को ड्राफ्टिंग के पेपर में ये टाइम मार्क बहुत कम मिले हैं, लेकिन अनुजा मैडम को ड्राफ्टिंग के पेपर में 81 मार्क्स है, सॉरी 75 मार्क्स है, प्रैक्टिस प्रोसीजर में 81 है, 83 मार्क्स उनको प्रोफेशनल इथिक्स में है, और लीडिंग केसेस में 70 मार्क्स है। बेस्ट है, 309 मार्क्स है आउट ऑफ 400। अनुजा मैडम आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरे भारत के लीगल फ्रैटर्निटी से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चलो अनुजा मैडम एक मिनट, मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूं। यस, हाँ, नाउ अनुजा मैडम टेल अस कि ईच जो पेपर है वो पेपर के लिए आपका जो एक सिस्टमैटिकली जो एक स्पेशल एफर्ट्स थे वो क्या थे? ऐसा हर एक पेपर का थोड़ा बताएंगे तो ऑडियंस को बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और आपकी क्लास भी काफी अच्छी थी। सर सो इसमें 4 पेपर होते हैं। एक तो होता है अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सेकंड होता है ड्राफ्टिंग, थर्ड होता है अपना एथिक्स और फोर्थ होता है लीडिंग केसेस। सो प्रिपेयर करने के पहले सबसे पहले मैंने क्या किया था सर कि मैंने क्वेश्चन पेपर्स निकाले थे जितने भी पुराने थे, और उसके बाद मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस करा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस से पेपर से टॉपिक्स निकाले कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एसएलपी पे क्वेश्चन आया है तो कितनी बार आया है, 12 साल का पेपर है तो उसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं। तो उससे मुझे पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है रिपीट होने की, कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैंने पहले वो फिगर आउट किया, क्योंकि हम सब वर्किंग प्रैक्टिशनर्स हैं और फुल टाइम डेडिकेट कर नहीं सकते स्टडीज को। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटर ये है कि मैं इस तरीके से स्टार्ट करूं कि जो डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही हैं वो कवर कर लूं, ताकि पासिंग मार्क तो मेरा निकल जाए। तो इसलिए उसके बाद सर मैंने पेपर 1 सबसे पहले पिकअप किया। तो पेपर 1 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स की जो बेर एक्ट है, तो मुझे मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि बेर एक्ट हमेशा बेटर होती है टेक्स्ट बुक या कमेंट्रीज से कई बार। तो मैंने बेर एक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स की उठाई और मैंने पूरा का पूरा बेर एक्ट 2-3 बार उसको पढ़ा, ताकि मैं फेमिलियर हो जाऊं उससे। और क्योंकि उसमें कई चीजें हैं जो आपको ना मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी, स्पेशली अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से बहुत फेमिलियर नहीं है। लकीली मेरे केस में मैंने 3 साल प्रैक्टिस करा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में ही, तो मुझे पता था कि चेंबर जज की पावर्स क्या होती हैं, रजिस्ट्रार के पास मैटर कब लगता है, तो ये सब। लेकिन टेक्निकल चीजें हैं जो जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है उसको ये मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट मेमोराइजिंग। और चेंबर जज एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल ही पूछते ही हैं कि चेंबर जज की पावर्स क्या हैं, या फिर ये कुछ चेंबर जज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स आई थिंक कोर है आपका पेपर 1 में। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बेर एक्ट अच्छे से पढ़ ली है तो फिर आई डोंट थिंक कि आपके खराब नंबर आ सकते हैं पेपर 1 में। उसके बाद सर एडिशनली पेपर 1 में एक हैंडबुक है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ही है, हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो एक बार जब बेर एक्ट हो जाती है तो उस हैंडबुक में कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, बहुत कम, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बाहर की होती हैं, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये दोनों मटेरियल मॉडर्न इनफ है फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, क्योंकि उसमें ज्यादा केस लॉज नहीं आते हैं। जो केस लॉज आते हैं वो 136 जो 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड उसी पे आते हैं। तो उस पे मैंने लीडिंग केस लॉज कर लिए थे, और जो लेक्चर्स हुए थे बाद में उसमें भी उन्होंने बता दिए थे कि केसेस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और वो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होते हैं वो लीडिंग केसेस पे प्रैक्टिस प्रोसीजर। उसके बाद पेपर 2 ड्राफ्टिंग आ गया। ड्राफ्टिंग में मतलब मुझे काफी प्रैक्टिस थी मेरी एसएलपी वगैरह ड्राफ्ट करने की ऑलरेडी। तो उसमें भी मैंने यही किया, मैंने टॉपिक्स निकाले कि कौन से रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ट्रांसफर पिटिशन पे हर साल ही क्वेश्चन आता है, और एसएलपी क्रिमिनल या सिविल, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें ऐसा मैंने फॉर्मेट्स बना लिए 1-1 पेज के कि ये हेडिंग्स हैं, और मैंने वो फॉर्मेट्स याद कर लिए कि ये टॉपिक आएगा, ऑर्डर नंबर, रूल नंबर, पार्टी का नाम, उसके बाद पूरा फॉर्मेट याद हो गया मुझे। तो मैंने फॉर्मेट्स रटे, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे टाइप करने की आदत होती है, सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये सब चीजें कभी याद ही नहीं करी होती, तो मैंने वो सब करा।
और फिर मैंने सिर्फ पेपर ड्राफ्टिंग पेपर के लिए थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करी, क्योंकि इंश्योर करने के लिए कि पेपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी थी मोस्टली यही पता चला था कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है ड्राफ्टिंग का, बिकॉज बहुत लेंदी होता है। सो ड्राफ्टिंग में मैंने ये किया सर कि मैंने फिगर आउट कर लिए फॉर्मेट्स, और उसमें फिर जब क्वेश्चन पेपर आया तो फिर मैंने उसमें जो भी फैक्ट्स थे वो फॉर्मेट में फिट कर दिया। और मतलब वही जो ड्राफ्टिंग के जनरल रूल्स होते हैं वही इस पेपर में भी अप्लाई होते हैं, कि आप ग्राउंड्स को बहुत ही प्रिसाइज रखें। हम्म और क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हर पेपर के पहले जब मैं एग्जाम हॉल में जाती थी तो मैंने वो लिख लिया था कि हाफ एन आवर तक मेरे इतने मार्क्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 आवर पे इतने मार्क्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वेरी मैं गुड। अपने आप को ट्रैक कर पा रही थी कि कभी मैं पीछे थी तो कभी मैं आगे थी तो मैं थोड़ा स्लो हो जाती थी, तो इस तरीके से मैंने ट्रैक करके ड्राफ्टिंग पेपर भी कंप्लीट किया, जबकि मेरा तब भी थोड़ा सा छूट गया था ड्राफ्टिंग पेपर। हम्म। सो ये ड्राफ्टिंग का था सर। एथिक्स में सर एक बहुत अच्छी बुक मुझे मिली थी डॉक्टर अशोक जैन की, एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे। तो उसमें काफी केस लॉज थे, तो मैंने वो वाली डॉक्टर अशोक जैन की बुक पढ़ी। उसको दुक्की बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ गाइड हाँ। टाइप की होती है एक। हम्म तो उसमें केस लॉज टॉपिक्स पे कंसाइज थोड़ा सा पैराग्राफ सब कुछ मिल गया था उसमें। तो मैंने प्राइमरीली मैंने वो पढ़ा, और फिर बीसीआई रूल्स थे जो उस पे हर साल ही क्वेश्चन आया है। हम्म बीसीआई रूल, सोलिसिटेशन ऑफ वर्क, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस। आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो हमें पता चल जाता है कि क्या आना ही है। तो हम्म मैंने उस हिसाब से उसको पढ़ा, और हर मैंने नोट्स प्रिपेयर करे जिसमें मैंने टॉपिक्स के हिसाब से सिर्फ 3-3 4-4 केस लॉज लिख लिए, हम्म ताकि मैं उस टॉपिक जो भी ब्रॉड टॉपिक है उसमें मैं 2-3 केस लॉज डाल के आ जाऊं। तो मैंने ये किया एथिक्स के लिए। और वेंकट रमनी सर के नोट्स हैं जो सब लोग पढ़ते हैं, मैंने भी वो थोड़ा देखा। हम्म और इस बार वो शायद पेपर नहीं ले रहे थे वो, तो फिर मैंने ज्यादा नहीं देखा, मैंने मेनली केस लॉज और बुक्स पे ही फोकस किया। हम्म उसके बाद सर इसमें एससीआर रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एथिक्स में, क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एओआर पे हर बार ही क्वेश्चन आता है। ओके। तो वो मैंने वो रूल्स ऑर्डर और उस पे जो रेलिवेंट जजमेंट्स थे वो मैंने देख लिए थे। उसके बाद लीडिंग केसेस एक पेपर है जो मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया पढ़ना, क्योंकि उसमें एक मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि आप इतने क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ जजमेंट्स थे जो हम जनरली शायद मैं तो एटलीस्ट नहीं पढ़ पाती। जैसे कि आईबीसी पे स्विस रिबन्स हो गया, एक क्रिप्टो करेंसी पे जजमेंट था, तो वो सब पढ़ के मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें मैंने डिटेल नोट्स बनाए हर जजमेंट के, क्योंकि उसको जजमेंट इतने मैसिव थे कि उनको फिर से पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल होता, इतना हम्म टाइम नहीं था। तो मैं एक रीडिंग करती थी और उसके बेसिक पॉइंटर्स बना लेती थी, नॉट मोर देन 2 पेजेस, क्योंकि मुझे ये था कि 2 पेज में मेरे पास हेडर्स होने चाहिए जिससे मैं अपनी मेमोरी से आंसर लिख सकूं, क्योंकि वहाँ पे एससीआर रेफर करने का टाइम नहीं मिलता है हम्म एग्जाम हॉल में। तो मैंने इसलिए हर मतलब ऑलमोस्ट 64 में से मैंने 60 केसेस कवर करे थे, 4 करीब छोड़े होंगे। हम्म और उनमें मैंने नोट्स बनाए थे, और डिसेंट वगैरह क्या है, पुट्टास्वामी वगैरह सब मैंने पढ़ के, तो वो मैंने काफी इंजॉय करके पढ़ा था पेपर 4। और उसके बाद जब मैं एग्जाम हॉल में गई थी तो जैसे ही हमें एससीआर मिली थी, मैंने जितने जजमेंट्स क्वेश्चन पेपर मिला मैंने सबसे पहले 2 मिनट में फ्लैग्स लेके गई थी मैं। तो मैंने फ्लैग्स कर दिए थे एससीआर की, अगर मैं मेमोरी से ही लिखा था लेकिन मान लीजिए कुछ भूल गई या जज का नाम भूल गई तो मैं फटाफट वो फ्लैग खोल के वो देख लेती थी, तो उससे काफी टाइम बच गया था मेरा। तो पेपर 4 में ये था स्ट्रैटेजी। और यही ड्राफ्टिंग हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एथिक्स और लीडिंग केसेस। बस यही यही स्ट्रैटेजी थी। आई थिंक क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी टाइम बच जाता है। करेक्ट। और कितना महीने का स्टडी करना जरूरी लगता है सबको इसको? सर मैंने करा था करीब 1 से 1.5 महीना। पर अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से आप फेमिलियर नहीं है तो आई थिंक 2 महीना आपको करना चाहिए, स्पेशली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के पेपर में, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड है। हाँ 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 हाँ। उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको टाइम आवर्स देने ही पड़ेंगे पढ़ने के लिए, हम्म रटने के लिए। हम्म। तो मैंने करीब 1.5 महीना, बट आई थिंक 1.5 to 2 months सफिशिएंट टाइम है एओआर प्रिपेयर के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। बहुत और जी बढ़िया। सर। आप कुछ और टिप्स देना चाहती तो दीजिए जरूर।
हाँ सर, यही कि जो लेक्चर्स होते हैं सीनियर एडवोकेट्स के, अब कई लोगों के लिए 1-1.5 महीना निकालना भी मुश्किल होता है जिनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो। तो वो जो लेक्चर्स होते हैं एंड में सीनियर एडवोकेट्स के, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उसमें वो एक तो एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है, आपको पता होता है कि कौन सेट कर रहा है पेपर, कौन चेक कर रहा है पेपर, और उसमें वो टॉपिक्स भी हिंट कर देते हैं कि ये टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबल हैं आने के लिए। तो स्पेशली लीडिंग केसेस में क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग है लीडिंग केसेस पढ़ना, अगर आप सभी केसेस नहीं पढ़ पाते हैं तो जो लेक्चर्स में आते हैं केसेस रेफर होते हैं, वो डेफिनेटली हमें पढ़ने ही चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट अनदर इशू है कि कई कैंडिडेट्स का इस बार जो मेरी बात हुई है, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ और उस वजह से वो रह गए। तो वही ड्राफ्टिंग का पेपर है, हाथ से ड्राफ्टिंग करना, आई डोंट थिंक आजकल कोई भी करता होगा। तो वो बहुत ही, मतलब वो मुझे बहुत ही नया चीज लगा कि हाथ से पूरी एसएलपी बनाओ। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को टाइम करके कि आधे घंटे में आपका खत्म हो रहा है, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो उसके लिए कोई भी पुराने क्वेश्चंस पेपर्स उठा के आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली वो टॉपिक्स जो आप फेमिलियर नहीं हो। जैसे कि मेरे लिए अगर कुछ कंफर्टेबल नहीं था टॉपिक, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, मुझे ज्यादा नहीं आता था, तो मैंने पुराने पेपर्स में से टैक्सेशन का क्वेश्चन उठाया कि क्या मैं कर सकती हूँ उसको आधे घंटे में। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। और मतलब आई थिंक नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बहुत इंश्योर करा कि जो मेरा पेपर है वो नीट हो, कि एग्जामिनर को तकलीफ ना हो पढ़ने में, कि जितना इजीली वो पढ़ेगा उतना अच्छा नंबर मिलेंगे। तो और मैंने पैराग्राफ्स यूज नहीं करे, मैंने सब कुछ पूरा चारों पेपर्स मैंने पॉइंट वाइज ही करे, ड्राफ्टिंग तो फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन बाकी तीनों पेपर्स में मैंने पूरा पॉइंट वाइज करा है, ताकि वो मतलब एग्जामिनर पढ़ता जाए और उसको कंटेंट देखे और सिर्फ टिक टिक करता जाए। तो इस हिसाब से मैंने प्लान करा था। मैंने अंडरलाइनिंग भी करी है जहाँ पे मुझे लगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दिया है। मैंने यूपीएससी दिया था तो मुझे वो पूरा आंसर राइटिंग का फायदा हुआ। हाँ। वो मुझे आदत थी, तो मैंने वही पूरा पैटर्न यूपीएससी का यहाँ पे यूज करा। और बाकी मतलब यही सब है सर, और तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब हाँ, लेकिन बहुत डॉन्टिंग लगता है क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा है, स्पेशली लीडिंग केसेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। हाँ 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 हाँ। ऐसा लगता है कि कैसे होगा लीडिंग केसेस में। मैं भी शुरू में बहुत ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना और खत्म ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं बाकी प्रैक्टिस प्रोसीजर कब रिवाइज करूं। पर आई थिंक मैंने दो टोटल, मतलब एक बार पढ़ा था और एक सेकंड रिवीजन हुआ था, जो मेरे लिए सफिशिएंट था। तो आई थिंक एक बार आप पढ़ लो और एक बार रिवाइज कर लो तो इनफ है इस पेपर के लिए। ये और कुछ कुछ जजमेंट बहुत लंबे लंबे भी है ना, जैसा केशवानंद भारती मोर देन 1000 पेजेस हैं, और सब हाँ जजमेंट आर 700 पेजेस लाइक दैट। हाँ, तो इट इज वेरी हार्ड एंड 64 केसेस आर देयर। अर्लियर एग्जामिनेशन में थोड़ा 45 या कम 40। था। हाँ 64 बहुत ज्यादा थे सर, इस बार तो 64 देख के मैं भी हुई थी कैसे होगा ये। बट हो गया। मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, तो उन्होंने आज कुछ कुछ नोट्स बनाए, कुछ मैंने बनाया, तो हो गया हमारा, मतलब वेरी नाइस, मिलके वेरी हमने पढ़ नाइस। लिया। वो भी ये वार है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने बोला एक काफी है, मैं नहीं दे सकता एग्जाम। तो मैं ये बार हूँ। और जी जो आपका करियर देख के ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप जल्दी की जल्दी सीनियर डेजिग्नेटेड भी हो जाएगी फ्यूचर में, और सर, हो सकता है तो इससे बड़ा जुडिशरी कॉम्प्लीमेंट जाके, क्या हो सकता है। आप जुडिशरी में जाके हम आपके सामने कभी आर्गू कर पाएंगे लॉर्डशिप लॉर्डशिप आप करके, इतने वो भी सीनियर हैं। ऐसा लगता है। सब ऑल जो वेज है वो सब वेज आपके लिए ओपन है, और एपेक्स कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जो सौभाग्य मिलता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है। और यहाँ पे कम से कम ऑडियंस को बताता हूँ कि कम से कम 5-6 घंटा रोज पढ़ने की आदत है, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में टिक सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई जुगाड़बाजी का प्रैक्टिस नहीं चलता है। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन मेरिट। जजेस लोग सब पढ़ के आते हैं, इसलिए मेरे 40 से ज्यादा बुक्स पब्लिश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के क्लास के ऊपर, और हर बुक मैंने सुप्रीम कोर्ट के पास्ट और प्रेजेंट जजेस को ही समर्पित किया है। क्योंकि एक एक जजमेंट वो जब हम अभी आर्गू करते हैं ना, तो उस दिन मैं एक केस के लिए आर्गू करने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने जज ने ही बता दिया कि दिस केस इज लाइक दैट आई एम नोटिसिंग दिस केस। मुझे आर्गू नहीं कर रहे हैं, नोटिस हो गया, क्योंकि ड्राफ्टिंग हमारा प्रॉपर है, सब कुछ है, और जजेस लोग पढ़ के भी आते हैं और प्रॉपर है। और बस जजेस जब हमारा केस वीक होता है तो जजेस हमको कुछ सवाल पूछते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर्स, तो वो सवाल पूछते रहते हैं। जब आंसर आप परफेक्ट देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, नोटिस कर देते हैं, मैटर आगे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जजेस बहुत अलग क्वालिटी के हैं। वैसे तो भारत के सभी सेशन कोर्ट के जजेस हो, हाई कोर्ट के जजेस हो, तहसील कोर्ट के जजेस हो, सभी अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मैं मेरा भी प्रैक्टिस छोटे कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का है,
तो मैंने हर लेवल पे सब जजेस देखे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो टैलेंट है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, केस पढ़ के आने, इतने 40-40, 50-50, 60-60 केसेस का बेंच पे आने के पहले पढ़ के आना, उसके पॉइंट्स पढ़ के आना, और मिस्टर सोमानी गो एंड पेज नंबर सो एंड सो वगैरह, वो हमको पेज नंबर बताते, सब बताते, वो पॉइंट क्लियर करो फिर आगे का बात करो वगैरह वगैरह। तो दिस इज वेरी इनोवेटिव, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और मुझे सही में आपका एज कुछ भी नहीं है, कितने कम उम्र में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है। तो हमारे ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हमारी पूरी नानी पालकीवाला वेनेजर लॉ क्लब के ओर से भी है। और बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम, अगर मेरे दिमाग में है कुछ ये AOR के एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसा कुछ करें, ताकि लोगों को थोड़ा सा ऑनलाइन गाइडेंस मिले, इसको कुछ है, तो अगर लगा आपका किधर गाइडेंस, तो आपको जरूर कभी हम वापस बुलाएंगे। और आपने आपका कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस को भी बताता हूँ, जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो वापस ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं। और मैं आपको यूट्यूब पे डालते समय है ना, वो उसके कमेंट्री में मैं डाल दूंगा कि कौन से मिनट तक हमारा कस्टम एक्ट है और कौन से मिनट के आगे ये इंटरव्यू है। तो जिसको खाली इंटरव्यू देना है, तो वो डायरेक्ट सीधा वो यूट्यूब वो मिनट पे लेके जाके देख सकेगा और मैडम का इंटरव्यू का आनंद ले सकेगा। और मैडम ने जो बहुत अच्छे टिप्स हमको दिए हैं, अनुजा जी ने, कि वो हर एक 4 सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया है, कैसा फोकस किया है, दिया है। दोस्तों, मेहनत है। और आपको बताता हूँ, सक्सेस टैलेंट लोगों को नहीं मिलता है, सक्सेस कंटिन्यूस परसिवियरेंस जिसका रहता है उसको मिलता है। इसलिए कंटिन्यू अगर हम कोशिश करते रहेंगे, रोज काम करते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, तो जरूर सक्सेस हमारा पास आता है। और फिर अगला माइलस्टोन के ऊपर हम चलने के लिए आगे फ्री हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे आज रुकते हैं। अनुजा जी का, सबका मैं वापस यहाँ पे एक बार अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पे आपको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पे आज का ये एपिसोड खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।